हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक भारती आपका ओके स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। 29 अप्रैल 2020 के एडिटोरियल डिस्कशन को यहां से हम शुरू करते हैं। तो आज हम दो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। पहला है नो एंड इन साइट, इंडिया मस्ट लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज इन डिवाइजिंग स्ट्रेटजीज टू कंटेन द एपिडेमिक, और सेकेंड वाला जो है विविडली इमेजिनिंग द लाइफ ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले टॉपिक में ये जो टॉपिक है ये खास करके जो दूसरे देश जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस पेंडेमिक सिचुएशन को टैकल किया है उनके बारे में है, और भारत को उनसे क्या सीख लेनी चाहिए उनके बारे में है। तो सबसे पहले यहाँ पे कहा जाता है कि 94 दिन लगे, है ना, कब से? तो 31 दिसंबर 2019 में जब चाइना ने अपने यहाँ 41 केसेस के बारे में WHO को बताया, तब से लेकर के 3 अप्रैल 2020 लगभग 94 दिन के बाद तक की स्थिति में 1 मिलियन यानी कि 10 लाख के करीब नोवेल कोरोना वायरस केसेस आ चुके हैं। यानी कि पहला जो मिलियन है, पहले 10 लाख केसेस को आने में 94 दिन का समय लगा। लेकिन चिंता की बात यह है कि अगले मात्र 12 दिनों में 2 मिलियन और उसके 12 दिनों के बाद 3 मिलियन हो गया, और यह बढ़ते बढ़ते अब पूरे 188 देशों या क्षेत्रों में फैल चुका है। भारत में समस्या ये है कि भारत में जनसंख्या घनत्व के साथ साथ और भी बहुत तरह की समस्याएं हैं। एक तो जनसंख्या घनत्व है, प्लस हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, खास करके मेडिकल फील्ड में, उसकी कमी महसूस कई बार की जाती है। यहाँ पे एक बात की ओर जो है इस आर्टिकल में ध्यान जाता है कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केसेस उभर करके सामने आए हैं, और उसमें भी जो डेंसली पॉपुलेटेड इलाके हैं, जैसे धारावी के बारे में हमने पहले भी चर्चा की है कि धारावी एशिया के सबसे बड़े स्लम्स में से एक है। तो यहाँ पर सिर्फ एक क्षेत्र में 330 केसेस हैं, और जहाँ 18 डेथ्स अब तक हो चुके हैं। तो यहाँ पर एक समस्या जो निकल कर के सामने आ रही है कि एक तो वहाँ जो रहते हैं लोग, उनके बीच में सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स पालन कर पाना उनके लिए संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हाईली कंजेस्टेड एरिया है, हाईली जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। यहीं पर एक और अनुकरणीय जो प्रशंसनीय काम सिंगापुर ने किया है। तो सिंगापुर में भी जो माइग्रेंट वर्कर्स थे या फिर जो बाहर के जो लोग थे जिनको वहाँ पर स्टेट की तरफ से सुविधा देने की ज़रूरत पड़ी थी, तो उन्होंने डॉर्मेट्रीज़ के माध्यम से उन लोगों को रोका था। और जब वहाँ पर भी कोरोना वायरस फैलने लग गया था तो वहाँ उन लोगों ने किस तरीके से उसको टैकल किया, और आज सिंगापुर जो है वो ऐसे देशों में शुमार है जहाँ पर उन लोगों ने बहुत सक्सेसफुली इस पेंडेमिक सिचुएशन को टैकल किया, और आज नगण्य केसेस वहाँ पाए जाते हैं। तो उनके जो किए गए प्रयास हैं उनसे भारत को सीखने की ज़रूरत है, इस आर्टिकल में ये कहा जाता है। तो ऐसे देशों ने, जैसे सिंगापुर है, साउथ कोरिया है, तो ऐसे देशों ने जो अनुकरणीय कदम उठाते हुए कार्रवाई की है, उससे हमारे देश को किन किन चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है, ये आर्टिकल उसके बारे में है। तो अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। इस वाले आर्टिकल में माइग्रेंट वर्कर्स की ओर ध्यान खींचा गया है। इसमें कहा जाता है कि माइग्रेंट वर्कर्स जो कि 100 मिलियन से 125 मिलियंस के करीब भारत में जो हैं, वो अपने घर द्वार छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके, या कई बार परिवार के साथ भी जो बड़े शहर हैं, निकटवर्ती शहर हैं, और कई बार मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में भी वो जा कर के काम करते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि उनको उचित जो है काम मिल सके, उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। इसके बाद इस आर्टिकल में कहा गया है कि ये वही माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो एक समय में, मतलब पूरे साल में, कभी अपने गाँव में रहते हैं, तो कभी जब काम अवेलेबल होता है तो वो शहरों में चले जाते हैं। ये वही लोग हैं जो हमारे लिए जो खेती है उसका काम करते हैं, हमें खाना खिलाते हैं वस्तुतः देखा जाए तो। और इसके अलावा हमारे यहाँ जो गलियाँ हैं उनकी सफाई से लेकर के, फैक्ट्रीज़ में काम करने से लेकर के, रोड्स बनाने से लेकर के, कंस्ट्रक्शन जो साइट्स होते हैं उन पर काम करने से लेकर के, घर बनाने से लेकर के, ये सभी तरह के काम यही लोग हैं जो शहरों में माइग्रेंट वर्कर्स के तौर पे जाने जाते हैं, और गाँव में किसान के तौर पे जाने जाते हैं। तो ये लोग साल में कुछ दिन वहाँ रहते हैं, कुछ दिन जो है जो पास के जो बड़े शहर हैं या मेट्रो जो हैं वहाँ पे चले जाते हैं। तो इस तरीके से सारे के सारे काम एक साथ साल में अलग अलग प्रकार से इनके द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा आगे कहा जा रहा है
एक सवाल यहाँ पर ऑथर के द्वारा पूछा जा रहा है कि जब विदेशों में फंसे हुए भारतीयों को स्पेशल प्लेन्स अरेंज करके, है ना, जो स्पेशल प्लेन्स अरेंज करके वापस लाया गया, है ना, उसके अलावा जो मिडिल क्लास स्टूडेंट्स हैं उनको अपने घर, जैसे उत्तर प्रदेश में हाल ही में कोटा में फंसे हुए स्टूडेंट्स के लिए बसेस भेजे गए, और भी जगहों पर बसेस भेजे गए, उनको वापस अपने घरों तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है वो जारी भी है और कई संपन्न भी हो चुके हैं। तो ऑथर यहाँ पे पूछना चाहते हैं कि माइग्रेंट वर्कर्स को क्या यह अधिकार नहीं है कि वो भी अपने घर जाएंगे? तो जब मिडिल क्लास के लोग हैं या जो बाहर में विदेशों में फंसे हुए भारतीय हैं उनको लाया जा सकता है। जैसे पेंडेमिक के सिचुएशन जो है वो जब शुरुआती स्तर पे था तो चाइना से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स भारत लाए गए स्पेशल प्लेन्स अरेंज करते हुए। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑथर ये पूछना चाहते हैं कि जब उनके लिए यहाँ स्पेशल अरेंजमेंट्स किए जा सकते हैं तो जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके लिए अरेंजमेंट्स क्यों नहीं किए जा रहे? क्या वो कम भारतीय हैं? तो इस प्रकार के सवाल यहाँ पे ऑथर के द्वारा पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे कहा जा रहा है कि उनकी जो कंडीशन होती है, जो शहरों में कंडीशंस होते हैं, उसमें क्या होता है कि 10 से 13 घंटे तक काम करते हैं। थकावट जो है उनसे वो मतलब उससे डील करते हैं रोज़ के रोज़। उसके अलावा उनके लिए रहने के लिए कोई अच्छी कंडीशन यहाँ नहीं होती, है ना। उसके अलावा फूड सिक्योरिटी भी नहीं होती। न्यूट्रिशन, उनके बच्चों के लिए जो है न्यूट्रिशियस फूड अवेलेबल नहीं होता। तो इस तरीके की बातें यहाँ पे कही गई हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व जो है उसमें राइट टू वर्क जो है वो हमेशा एक पार्ट रहा है, लेकिन इसका कानूनी रूप जो है इसको अभी तक लेने का मौका नहीं मिल पाया है। हालांकि फिर इसमें ऑथर कहते हैं कि जो MG नरेगा है या मनरेगा जो है उसके तहत लोगों को काम तो दिया जाता है, लेकिन उन लोगों का क्या जो शारीरिक रूप से काम करने में असमर्थ हैं, तो वो जो है MG नरेगा के तहत जो है काम करने में असमर्थ हैं और इस तरीके से उनको जो काम का अधिकार है उसको फुलफ़िल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो ये माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो कई बार शहरों में रहते हैं या गाँव में रहते हैं, तो इनके लिए डिसेंट लिविंग और गरिमापूर्ण वर्किंग कंडीशन जो है वो नहीं हो पाती है, तो वो ज़रूरी है। तो उसके अलावा ये भी कहा जाता है कि पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो जो हैं अलग अलग प्रकार से ट्रीट करते हैं। जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लिए पॉलिसी मेकर्स ये इंश्योर करने की कोशिश करते हैं या अपने पॉलिसीज़ बनाते समय ये इंश्योर करने की कोशिश करते हैं कि उनके लिए प्राइवेसी होनी चाहिए, एंटरटेनमेंट की फैसिलिटी होनी चाहिए। जब वो रात को सोते हैं तो फिर उनके लिए शोर शराबा आसपास में नहीं होनी चाहिए, इस तरीके की चीज़ें। मतलब ये जो मानवीय संवेदना है, इस प्रकार की जो पॉलिसीज़ है ये ज़्यादातर हमें देखी जाती है कि गरीब लोगों के लिए अब मतलब नहीं हो पाती है ना। उनके लिए तो बेसिक लिविंग के लिए ही अभी तक उपाय नहीं हो पाए हैं या किसी तरीके से उन तक ये सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं। तो उनके लिए भी माइंडफुलनेस के साथ, है ना, मानवीय गरिमा प्रदान करने हेतु नीतियां बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा एक और बात की तरफ ध्यान देते हैं कि जहां एक और माइग्रेंट वर्कर्स या जो लोअर क्लासेस हैं, जो इकोनॉमिकली लोअर क्लासेस हैं, उनके लिए ये स्थिति महत्वपूर्ण है कि उनको एक छत मिल जाए, एक खाना वगैरह खाने की व्यवस्था हो जाए वगैरह वगैरह। जबकि मिडिल क्लास और अपर क्लास के लिए, है ना, बहुत अलग कंडीशन है। उनको एंजाइटी से समस्या है, नींद नहीं आ रही है ना, या फिर जो मोटापे की समस्या है, या फिर जो है झगड़े हो रहे हैं आपस में, इस तरह की समस्या है। तो दोनों क्लासेस के बीच में यदि देखा जाए तो समस्याएं बहुत ही अलग किस्म की हैं। एक जो बेसिक नेसेसिटीज़ से जो है महरूम है, तो दूसरा जो है वो किसी और प्रकार की समस्याओं से महरूम है। लेकिन एक बात ध्यान देना है यहाँ पर कि यहाँ पर ऑथर ये पॉलिसी मेकर्स को ये ध्यान दिलाना चाहते हैं कि आप एटलीस्ट जो लोअर क्लासेस हैं इकोनॉमिकली, उनके गरिमापूर्ण जीवन के बारे में भी सोचें, ना सिर्फ उनके खाना खाने या फिर छत के बारे में। तो इस तरीके से ये आर्टिकल यहाँ पूरा होता है। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। हमारे चैनल से लगातार बने रहिए। ओके स्टडी को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमें ज्वाइन करने के लिए फेसबुक एंड टेलीग्राम पर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। इसके अलावा निश्चित तौर पे आप कमेंट करें कि ये आर्टिकल जो डिस्कशन है आपको कैसा लग रहा है। धन्यवाद। जय हिंद।